हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट की 4th क्लास के अंदर। क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हम पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए, तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फोकस आपका कंप्लीट क्लास के ऊपर होना चाहिए। पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 100% है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। कहीं पर आपको फिर से घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो क्लास को जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। किसके बारे में है? मैनेजमेंट के बारे में। किसको मैनेज करेगा भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। जो भी हमारी सोसाइटी है उसको मैनेज करने का काम कौन बताएगा? चैप्टर नंबर 4। मैनेजमेंट होता क्या है? प्रबंधन करना। कोई भी प्रबंध वगैरह कर रहे हो अपनी समिति को संभालने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 24 से। अच्छा, इससे पहले वाले सेक्शन को कैसे पता चलेगा? आपको जाना पड़ेगा इस रूट पे। ऐसे ऐसे जाओगे और यहाँ पर आपको मिलेगा आई बटन। आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस में जितने भी सेक्शन हुए हैं 23 तक वो सभी आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से वहाँ पर जा सकते हो। अब इसी रूट से वापस आ जाओ, ऐसे करके वापस आ जाओ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन नंबर 24 किसके बारे में बताएगा? फाइनल अथॉरिटी के बारे में। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपकी सोसाइटी जो है उसके अंदर फाइनल अथॉरिटी जो है, अंतिम प्राधिकार जो है वो किसका होगा? तो बताएगा भाई। ये क्या बताता है कि इसके अंदर जो अंतिम अधिकार होगा वो जनरल बॉडी होगा मेंबर्स की। जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी जो भी जनरल बॉडी बनी होगी, उनकी जो साधारण निकाय बनी होगी, उस निकाय का क्या होगा? इसमें अंतिम अधिकार होगा। ठीक, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन जो है उसका पर्टिकुलर अधिकार नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? पूरे जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी बनाई गई है, पूरी बॉडी जो क्या है, उनकी कमेटी जो बनाई गई है, उस पूरी से क्या होगा? इनका अधिकार माना जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा है, कुछ खास इसमें नियम नहीं है। फिर इसके अंदर एक बात और आती है कि कोई भी एक स्मॉल बॉडी, छोटी बॉडी जो क्या है किसी ने कोई बना रखी है, कोई छोटी निकाय बना रखी है, जिसको हम क्या करेंगे? डेलीगेट जनरल बॉडी। डेलीगेट जनरल बॉडी मतलब साधारण सी निकाय है कोई, जिसको भी चुना गया है, बनाया गया है, मतलब नियुक्त किया गया है लोगों की से। कौन से लोग? जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के। ठीक है, जो पहले से मेंबर्स है सोसाइटी के, उन्हीं से को मिलाकर क्या है एक क्या बना दी? बॉडी बना दी। सच स्मॉलर बॉडी में एक्सरसाइज ऑल दी पावर्स ऑफ द जनरल बॉडी। और ये जो जनरल बॉडी जो हमने बनाई है ये क्या करेगी? पूरे के पूरे इसको अधिकार है, ये क्या कर सकती है? फाइनल अथॉरिटी दे सकती है। ठीक है, तो आपको खाली एक नाम ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? डेलीगेट जनरल बॉडी। जो फाइनल अधिकार है वो किसका होता है? डेलीगेट जनरल बॉडी का। ठीक है, अगर डेलीगेट जनरल बॉडी नहीं मिलता तो जनरल बॉडी ऑफ द मेंबर्स भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सेक्शन नंबर 24 जो है वो किसके बारे में बताएगा? फाइनल अथॉरिटी के बारे में। ठीक है भाई, इतना सा था सेक्शन नंबर 24। आगे चलते हैं। मजा आया। नेक्स्ट सेक्शन बताता है हमें 25। क्या बताएगा? एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण बैठक। हर वर्ष के अंदर जो साधारण बैठक होगी उसके बारे में कौन बताएगा? हमारा सेक्शन नंबर 24। तो क्या बताता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के पीरियड के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, कौन से 6 महीने के अंदर अंदर? क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो भी आपका वित्तीय वर्ष है उसकी समाप्ति होने वाली है और उसके 6 मास के अंदर अंदर, कितने मास के अंदर अंदर? 6 मास की कालावधि के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए? आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये एक तरीके से जो रजिस्ट्रार है या फिर जो रूल्स हैं ये क्या करते हैं? आपको पाबंद करते हैं कि आपको ये 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करनी है? ये मीटिंग कंडक्ट करानी है। अच्छा भाई, अगर आप फेल हो जाते हो कि ये आपने ये कंडक्ट नहीं कराई तो क्या होगा? तो जो रजिस्ट्रार है, जो भी हमारा रजिस्ट्रार है, वो क्या करेगा? उसको इतनी पावर होती है कि वो ये जो मीटिंग है वो कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, आपने नहीं कराई तो रजिस्ट्रार खुद करवा देगा। तो अब अगर मान लो आपने नहीं करवाई, रजिस्ट्रार ने करवा दी ऐसी मीटिंग, तो उसका खर्चा कौन देगा? तो इसका जितना भी खर्चा होगा इस बैठक का, जो सारा खर्चा होगा वो समिति या फिर वो पर्सन देगा जिस पर्सन की वजह से जो क्या है ये मीटिंग में क्या हुआ है? डिले हुआ है। ठीक है, मान लो मैं हूँ, मेरी वजह से क्या है ये जो मीटिंग होनी थी वो क्या हो चुकी है? स्थगित हो चुकी है, या फिर काफ़ी लेट हुई थी। तो इस कारण से क्या है, या फिर हुई ही नहीं, तो इस कारण से क्या है? जो रजिस्ट्रार है वो क्या कराएगा? उसको पावर है तो ये कंडक्ट करवा देगा। तो इसका खर्चा जो है समिति तो देगी नहीं क्योंकि गलती किसकी है? मेरी है। तो इसका सारा खर्चा कौन देगा? मैं दूंगा। ठीक है, और अगर मान लो मेरी गलती नहीं है, पूरी समिति की गलती है, तो पूरी समिति क्या देगी? इसका खर्चा देगी। ठीक है, रजिस्ट्रार कभी भी क्या है? इसका खर्चा नहीं उठाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बस इतना सा क्या है इस पूरे डाटा के अंदर आपको दे रखा है, तो आपको मैंने ये बोल के समझा दिया। आगे चलते हैं। फिर इसके अंदर 2 छोटे से पॉइंट और हैं। क्या है कि अगर बैठक ना बुलवाने का जिम्मेदार जो भी सदस्य है, जो भी मेंबर है, अगर जो बैठक बुलवाने का जिम्मेदार कौन है? ना बुलवाने का मेंबर, जो सदस्य जो है वो जिम्मेदार है, तो रजिस्टर जो क्या है पहले उनकी बात को सुनेगा। अगर उनको गिल्टी पाया जाता है, उनको दोषी पाया जाता है, तो उनको 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? रजिस्ट्रार। ठीक है भाई, और क्या कर सकते हैं? वह और किसी भी सोसाइटी के, कोई भी सोसाइटी है उसको सदस्य बनने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं।
अगर मान लो कोई पर्सन है जो मेंबर है, उसकी गलती है, उसने बैठक नहीं बुलवाई, तो वो बैठक नहीं बुलवाने के लिए रजिस्ट्रार उसको दोषी ठहराएंगे। अगर उनकी जो सज़ा है वो वाजिब है, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं बन रही है, तो उनको क्या कर देंगे, 5 साल के लिए सज़ा, और किसी भी सोसाइटी के लिए वो क्या नहीं बन सकते, सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है भाई। फिर अगर मान लो कोई ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉय है, उनकी गलती पाई जाती है, तो उनके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना बन जाएगा। ठीक है भाई। कितने 1,000 रुपये का जुर्माना, कितने का, 1,000 रुपये का। और जो मेंबर हैं उनके ऊपर 5 साल की एक तरीके से निलंबन है, जो भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, और उसके ऊपर रोक लगाने का काम कौन करेगा, रजिस्ट्रार कर देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 26। क्या बोलता है भाई सेक्शन 26? स्पेशल जनरल मीटिंग, जो विशेष साधारण बैठकें होंगी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वो कौन बताएगा, स्पेशल सेक्शन 26 क्या है भाई, देखते हैं इसके अंदर। द कमिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कमेटी होगी, कोई भी समिति होगी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो कभी भी स्पेशल जनरल मीटिंग जो है वो बुला सकती है। कब बुलाएगी? विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। अब ये 1 महीना किसके हिसाब से है? आफ्टर ऑर्डर फ्रॉम रजिस्ट्रार, जब भी रजिस्ट्रार है या कोई भी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, 1/5 मेंबर्स। अगर मान लो 100 मेंबर्स हैं, तो 100 का 1/5 कितना हो गया, 20 मेंबर हो गया। तो मोर देन 20, मतलब 20 से ज़्यादा लोग अगर मान लो इकट्ठे होकर ये सोचते हैं या ये सहमत होते हैं कि हमें स्पेशल जनरल मीटिंग जो है वो बिठानी है, तो क्या हो सकती है, मीटिंग पास हो सकती है, मीटिंग बिठाई जा सकती है विद इन 1 मंथ। ठीक है। या तो रजिस्ट्रार ऑर्डर करेगा या फिर ये लोग इकट्ठे होकर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात थी। फिर इसके बाद क्या है, ये जो भी मीटिंग होगी अगर नहीं बुलाई जाती है, रजिस्ट्रार ने ऑर्डर कर दिया या फिर सोसाइटी मेंबर्स ने सोचा कि होनी चाहिए और ये मीटिंग किसी भी कारण से नहीं बुलाई जाती है, तो रजिस्ट्रार जो है वो किसी एक पर्सन को ऑथोराइज करेगा, किसी एक पर्सन को पावर देगा कि हम आपको ये पावर देते हैं, आप क्या करा सकते हो, ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, तो कंडक्ट करा सकते हैं। अगर ऐसी कोई बैठक नहीं होती है तो रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और करके बैठक करा सकता है। ठीक है भाई, किसी को भी नियुक्त करेगा और उसको क्या करा देगा, बैठक करवा देगा। सिंपल है। फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट? फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एक्सपेंडिचर होगा, जो भी खर्चा होगा बैठक को बुलाने के लिए, वो कौन देगा? तो बैठक का खर्चा जो है वो समिति या उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा जिसके द्वारा जो बैठक है वो स्थगित हुई थी, जो डिले हुई थी, उसका पैसा कौन देगा? या तो समिति देगी या वो पर्सन देगा। ठीक है, तो अगर गलती आपकी है तो आप पैसा दोगे, समिति की गलती है तो समिति पैसा देगा, कमेटी या समिति जो भी आप कहना चाहो। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है ये तो। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 27। क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, कोई भी समिति है, उस समिति की जो नियुक्ति होगी, जो उसकी अपॉइंटमेंट होगी, वो कौन बताता है? सेक्शन नंबर 27। तो अब इसके बारे में क्या डिटेल है? आपको कमेटी बिठानी है, उसका अपॉइंटमेंट करवाना है, तो सेक्शन नंबर 27 आपको पावर देगा। उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 16 मेंबर। ठीक है, आपको इतनी पावर है, आपको अथॉरिटी क्या है, इतनी टारगेट देगी कि आप 16 मेंबर उसमें अपॉइंट कर सकते हो, जिसमें से 12 मेंबर जो है वो क्या होने चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। मतलब आपका क्या कराओगे? वोटिंग कराओगे, और वोटिंग के द्वारा क्या है, आप 12 मेंबर क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। उनका जो टर्म होगा वो टर्म कितने साल का, कितने टाइम का होगा? 5 ईयर का। ठीक है, 5 ईयर्स का क्या होगा? आपका टर्म होगा, और वो टर्म आपको उतने दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। और 5 साल के बाद आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप क्या कर सकते हो? उस सीट के ऊपर बैठ सकते हो। अच्छा, अब अगर मान लो ये जो 16 सीट्स हैं, 16 मेंबर्स हैं, इन लोगों के अंदर रिजर्वेशन भी होगा। तो रिजर्वेशन कैसे होगा? एक सीट जो है वो SC कैटेगरी में जाएगी, एक सीट जो है वो ST कैटेगरी में जाएगी, और 2 सीट जो है वो वुमेन कैटेगरी के अंदर फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो 16 मेंबर्स के अंदर ये 3 क्राइटेरिया जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, सिंपल है। फिर इसके बाद में क्या है, कोई भी स्पेशलिस्ट बोलो या कोऑप्टेड बोलो, कोई भी विशेषज्ञ अगर सदस्य बनना चाहे, ठीक है, या फिर बनाया जाए, तो इनकी मैक्सिमम पर्सन जो है कितने सदस्य हो सकते हैं? 2 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, या फिर विशेषज्ञ आप बोलना चाहो तो विशेषज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी फील्ड में विशेष हो, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई विशेष बात हो, तो वो क्या कर सकता है? सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो ऐसे जो लोगों की जो मात्रा है, जो नंबर है, वो कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है भाई, सिंपल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपका सेक्शन 30 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका सेक्शन 30 जो है वो आपको पावर दे कि आपने कोई समिति को हटाना है, तो हटाने के बाद कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो उसका जो कार्यकाल है, जो भी उसका कार्यकाल है, वो आधे से ज़्यादा बचा हुआ है, मान लो 5 साल का कार्यकाल था और कार्यकाल उसका क्या है, 2 साल का पूरा हुआ है, 3 साल का बचा हुआ है, तो आधे से ज़्यादा बचा हुआ है, तो वो आधे से ज़्यादा जो कार्यकाल है उसको पूरा करने के लिए फिर से क्या होगा? इलेक्शन होगा, और जो भी नई कमेटी बनेगी वो किसको पूरा करेगी? 3 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी।
ठीक है। तो अगर मान लो आपका कार्यकाल पहले से चल रहा था और वो आपका कार्यकाल जो है वो आधे से ज़्यादा क्या है बचा हुआ है, तो नई समिति बनाई जाएगी और वो जो समिति है वो जितना कार्यकाल आपका बचा हुआ है वो कार्यकाल क्या करेगी, आपका पूरा करेगी, और पूरा करने के बाद उस समिति का काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो हमें क्या बताता है कि आपका जो कार्यकाल है वो आधे से भी कम बचा है। मान लो 5 साल का कार्यकाल था और उसमें 4 साल का पूरा हो चुका है, 1 साल का कार्यकाल आपका बचा हुआ है। ठीक है, जो टेन्योर है वो आपका 1 साल का बचा हुआ है। तो उस 1 साल के टेन्योर को पूरा करने के लिए समिति कोई भी एक्शन नहीं लेगी, फिर से कंप्लीट इलेक्शन उठाया जाएगा, कंप्लीट इलेक्शन होगा, और जो इलेक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट कमेटी आएगी उसका जो टेन्योर होगा वो कितने साल के लिए होगा, पूरा 5 साल के लिए पूरा उसका टेन्योर, पूरा उसका कार्यकाल बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपका कार्यकाल आधे से भी ज़्यादा क्या है बचा है तो आपको वो जितना बचा है उसको पूरा करना होगा, और आधे से भी कम बचा है तो फिर नया पूरा इलेक्शन जो होगा वो किसके हिसाब से होगा, 5 साल के पूरे के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा और उसको समझ में आ जाएगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर होगा, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जिसको राज्य सरकार क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, नाम निर्देशित करेगी, उस पर्सन का क्या है एक वोट क्या होगा पूरी सोसाइटी के अंदर दे वो सकता है। ठीक है, तो कितने वोट दे सकता है वो, सिर्फ एक वोट दे सकता है, और वो कौन कहता है, सेक्शन नंबर 29 जो भी आगे आने वाला है। तो सेक्शन 29 क्या कहता है कि नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो कितने वोट दे सकता है, एक वोट दे सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अगर आपका सोसाइटी के अंदर कोई सीईओ या फिर नॉमिनेटेड मेंबर, आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया, कोई संकल्प पास किया, और उसके ऊपर क्या है आपका सीईओ या फिर नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं क्या है असहमत है, डिसेंट है, असहमत है, तो वो क्या करेंगे, जो भी हमारा रजिस्ट्रार होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा ऐसा रेजोल्यूशन हमारी कमेटी ने पास किया है और हम उससे असहमत हैं, ये हमारे पक्ष है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार उसको सुनेगा और सुनने के बाद उसके ऊपर क्या करेगा, कहीं ना कहीं कार्रवाई कर सकता है। पर इसको कार्रवाई करने के लिए कम से कम आपको क्या है सीईओ को 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी। अगर 15 दिन के बाद अगर सूचना दी जाती है तो रजिस्ट्रार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको टाइम पता होना चाहिए कितने दिन का समय होता है, 15 दिन का समय आपको दिया जाता है, किसको, सीईओ या फिर नॉमिनेटेड मेंबर को। ठीक है, ये बात आप को छोटी सी बातें हैं, समझ आ गई होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 27 का पॉइंट ए। क्या पॉइंट ए है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। आप क्या करते हो, अपॉइंट करते हो या फिर रिमूव करते हो, किसको, सीईओ, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करना या रिमूव करना उसकी पावर कौन देता है, सेक्शन 27 का ए पार्ट। ठीक है, अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोलते क्या है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। क्या होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। तो उसकी नियुक्ति और उसको हटाने की जो भी जिम्मेदारी है वो कौन देगा, सेक्शन 27 ए। ठीक है भाई। अब ये क्या कहता है, कोई भी आपका एपेक्स बैंक है या कोई भी आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, एपेक्स बैंक मतलब शीर्ष बैंक या फिर केंद्र सहकारी बैंक, इसके अंदर जो भी सीईओ, यहाँ पर सीईओ आएगा, कोई भी आपका सीईओ है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, उस बैंक की समिति ही करेगी। ठीक है, तो जो मेंबर्स है वो आपस में क्या करेंगे, तालमेल बिठाकर किसी ना किसी पर्सन को क्या बना देंगे, सीईओ बना सकते हैं। ठीक है भाई। तो सहकारी बैंक या फिर एपेक्स बैंक के सीईओ की नियुक्ति बैंक की समिति ही करती है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। पावर कौन कर रहा है इसको, सेक्शन 27 का पार्ट ए। ठीक है भाई, सेक्शन 27 पार्ट ए। आगे पॉइंट्स क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी मापदंड होंगे सीईओ को चुनने के, ठीक है, जो भी मापदंड होंगे सीईओ को चुनने के वो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगी। तो आरबीआई कहीं ना कहीं रूल निभाती है सीईओ को चुनने के मापदंड के अंदर। ठीक है, तो सीईओ को चुनना है तो मापदंड कौन बताएगा, आरबीआई। और अगर कोई सीईओ है, कोई भी सीईओ क्राइटेरिया जो है वो पूरा नहीं करता है, कोई भी सीईओ है वो उस पोस्ट के लिए लायक नहीं है, तो आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई या फिर नेशनल बैंक सलाह दे सकती है उसको हटाने का। ठीक है, तो कौन सलाह दे सकती है, आपको दोनों बातें ध्यान में होनी चाहिए, एक तो आरबीआई या फिर राष्ट्रीय केंद्र या फिर नेशनल बैंक। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आ गई। सीईओ को हटाने की पावर कौन करता है, आरबीआई या फिर नेशनल बैंक, और जो मापदंड है उसे कौन डिफाइन करेगा, आरबीआई डिफाइन करेगी। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 28। क्या कहता है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। आपकी मेंबरशिप जो है वो डिसक्वालीफाई हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, ऑफ कमेटी। कोई भी कमेटी है, कोई भी समिति है, उस समिति के अंदर मेंबरशिप क्या हो सकती है, सदस्यता जो है वो कैंसिल हो सकती है। किन कारणों से होगी, वो कारण दे रखे हैं आपको। देखो, सबसे पहले क्या है, एक समय में एक ही एपेक्स सेंट्रल सोसाइटी, कोई भी आपकी शीर्ष सेंट्रल सोसाइटी जो है उसका अध्यक्ष हो सकता है। कोई भी पर्सन है, XYZ, कोई मतलब नहीं है, वो जो आदमी है वो एक समय पर सिर्फ एक ही सोसाइटी का क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, अगर वो दूसरे सोसाइटी का अध्यक्ष बनता है तो उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, डिसक्वालीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर पहले से ही किसी समिति में
है तो क्या है, अध्यक्ष। अगर वो मान लो कोई पर्सन जो है वो पहले से किसी समिति में क्या है, अध्यक्ष के तरीके से काम कर रहा है, चेयरमैन के तरीके से काम कर रहा है, तो 14 दिन के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर, 14 डेज के भीतर भीतर इस्तीफा दे, उसको इस्तीफा देना होगा, वरना नई समिति से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर पहले किसी समिति में अध्यक्ष है और दूसरी समिति में वो क्या बन चुका है, अध्यक्ष बन चुका है, या फिर क्या है, अप्लाई किया है, तो इस समिति से उसको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से इस्तीफा या रिजाइन देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो इस समिति से उसका जो क्या है, कैंसिलेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैक्स को छोड़कर, पैक्स क्या चीज़ है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। पैक्स को छोड़कर किसी ऐसी सोसाइटी का सदस्य हो जो 90 डेज से क्या है, डिफॉल्टर हो। अगर मान लो आप किसी सोसाइटी से में क्या हो, सदस्य हो, पैक्स को छोड़कर, ठीक है, जो निचले स्तर की सबसे क्या है, जो छोटी इकाई है, उस इकाई को छोड़कर अब किसी भी सोसाइटी में क्या है, अगर कहीं ना कहीं सदस्य हो और 90 दिन से वो सोसाइटी क्या चल रही है, डिफॉल्टर चल रही है, कोई भी उसके ऊपर उसकी लाइबिलिटीज थी, दायित्व थे, वो नहीं दे पाए, तो 90 दिन से डिफॉल्टर चल रही है, तो वो आपकी सदस्यता क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपकी सदस्यता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो डिफॉल्टर सोसाइटी के आप क्या नहीं होने चाहिए, सदस्य नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पैक्स का डिफॉल्टर, मतलब कोई पर्सन है जो पैक्स का मेंबर है और उसमें डिफॉल्टर है कितने समय से, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष से क्या है, वो क्या है, डिफॉल्टर है। 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए अगर वो डिफॉल्टर है तो उसका मेंबर नहीं हो सकता। तो वो उसका क्या है, मेंबर क्या एक तरीके से क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, और वो उसकी जो मेंबरशिप है, जो उसकी सदस्यता है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई पर्सन है जो किसी ऐसी सोसाइटी का क्या है, मेंबर है, ऐसी सोसाइटी, ऐसी समिति का मेंबर है जिसकी समिति सस्पेंड कर दी गई है। अगर मान लो आप जो हो, आपकी समिति जो है वो क्या हो गई, सस्पेंड हो गई, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो अपने आप क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी समिति ही नहीं रही तो आप मेंबर किसके हो, किसी के नहीं हो। ठीक है भाई, ऐसे ध्यान में रखना है कि समिति सस्पेंड हुई तो मेंबरशिप अपने आप क्या हो जाएगी, चली जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नो मनी लेंडर, कोई ऐसा पर्सन जो पैसा उधार देता हो, कोई भी साहूकार हो, एज डिफाइंड इन राजस्थान मनी लेंडर्स एक्ट 1963। कौन सा एक्ट है, 1963 का मनी लेंडर्स एक्ट है। कहाँ का है, राजस्थान का। अगर कोई पर्सन है जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है, जो पैसे उधार देता है, और वो इस एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं दायित्व रखता है, निभाया गया है, ठीक है, तो उस पर्सन को उसकी जो मेंबरशिप है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। वो पर्सन कभी भी क्या नहीं बन सकता, किसी भी सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो पैसे उधार देने वाला पर्सन हमारी सोसाइटी में किस काम का, सोसाइटी जो है वो किसी की हेल्प करने के लिए होती है, ऐसे पैसे उधार दिलवाने वाले लोगों को साथ रखने के लिए नहीं होती। फिर नेक्स्ट आपका 57 सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी सदस्यता जो है वो अगर समाप्त कर दी गई है 5 साल के लिए, तो आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी सोसाइटी के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, सेक्शन 57, सदस्यता आपकी समाप्त हो चुकी है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी 2 से अधिक संतान है, 2 से अधिक संतान है, और किस डेट के बाद में, 10/7/1995। ठीक है, 10/7/1995, 7 कौन सा महीना हो गया, जून जुलाई जनवरी करते करते आप पहुंचाओगे जुलाई तक। ठीक है, 10/7/1995, 10 जुलाई 1995 के बाद किसी भी पर्सन के क्या नहीं होने चाहिए, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से अधिक संतान हुई तो आपकी मेंबरशिप वहीं पर कैंसिल हो सकती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 55, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर रजिस्ट्रार है किसी पर्सन को इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त करता है, इलेक्शन ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, और नियुक्त करने के बाद उस इलेक्शन ऑफिसर को सोसाइटी के मेंबर्स जो है उनकी कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है कि सारी सूचना, जो भी सूचना जो इलेक्शन ऑफिसर मांग रहा है वो सूचना उपलब्ध कराई जाए। अगर नहीं करा पाते हैं, सूचना उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो 6 साल के लिए, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 नहीं है यहाँ पर, 6 है। ठीक है, तो 6 साल के लिए उनकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो सेक्शन 55, इलेक्शन ऑफिसर, उसको सूचना नहीं मिली, 6 साल के लिए उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कौन सी सेक्शन में लिखी हुई है, सेक्शन 28 के अंदर ये सूचना सारी दी हुई है। ओके, भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। फिर है हमारा सेक्शन 29, क्या है, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। कोई सरकार जो है वो क्या करेगी, नाम निर्देशन करेगी किसी कोई पर्सन का, कोई भी पर्सन है, हमें पता नहीं कौन सा पर्सन है, बस उस पर्सन का क्या है, नाम निर्देशन करेगी, और उस पर्सन को क्या है, कमेटी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, मेंबर बना लिया जाएगा। तो मैक्सिमम 3 मेंबर ऐसे बनाए जा सकते हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मैक्सिमम 3 किसके अंदर, कमेटी के अंदर, किसके अंदर, कमेटी के अंदर, किसकी, सोसाइटी की। ठीक है, अगर कोई एपेक्स बैंक है या फिर
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर सरकार के द्वारा, अगर सरकार ने उसमें हिस्सेदारी कर रखी है, सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब उसके शेयर खरीद रखे हैं, तो सरकार के द्वारा अगर मान लो कोई पर्सन है, किसी एक पर्सन को नॉमिनेट किया जा सकता है। किसके अंदर? एपेक्स बैंक के अंदर या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। पर इसके अंदर शर्त है कि उस बैंक के अंदर उसकी क्या होनी चाहिए? सब्सक्राइब किया होना चाहिए। सब्सक्राइब का मतलब है कोई ना कोई शेयर उनके पास क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सरकार ने सब्सक्राइब कर रखा है, और कितने सब्सक्राइब कर रखा है? 5 लाख से अधिक शेयर उन्होंने क्या कर रखे हैं? खरीद रखे हैं। 5 लाख या उससे जो अधिक है वो क्या कर रखे हैं? शेयर जो है वो अभिदान कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो सरकार जो है वो एक पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा क्या कर सकती है? नॉमिनेट कर सकती है। और वो जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो क्या होगा? CEO के तरीके से क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है। CEO बनकर क्या करेगा? उस सोसाइटी को संभालने का काम करेगा। कौन करेगा? जो एक्स्ट्रा पर्सन अपॉइंट किया गया है। अब वो जो पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है उसका टेन्योर कितना होगा? उसका कार्यकाल कितना होगा? तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको कितने समय के लिए क्या करना है? अपॉइंट किया गया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना गवर्नमेंट चाहे उतना क्या कर सकती है? इनको अपॉइंट करके रख सकती है। तो CEO अपॉइंट होगा अगर उनका सब्सक्राइब कर रखा है 5 या 5 लाख से ज़्यादा। ठीक है। और कितने पर्सन? 1 पर्सन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 29 अपॉइंटमेंट कराएगा किसका? गवर्नमेंट के द्वारा। फिर है सेक्शन 29 पार्ट ए। क्या है? ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके ऑफिसर या एम्प्लॉय को अगर मान लो अपॉइंट करना है तो सेक्शन 29A वो आपको क्या करता है? पावर देता है। सहकारी समिति के अधिकारी और कर्मचारी को क्या करना है? नियुक्त करना है। तो क्या जानकारी है उनके बारे में? देखो, रजिस्ट्रार विल इशू जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज़। इन एम्प्लॉयज़ की या ऑफिसर के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, जो भी उपदेश होंगे, जो भी काम होंगे, वो कौन बताएगा? रजिस्ट्रार बताएगा। ठीक है। इनको जो भी काम करवाने हैं, जो भी ऑफिसर को काम देना है, वो कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। और ये किसके अंदर लिखा है? सेक्शन 29 की पार्ट ए के अंदर। सिंपल है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 29B। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कहता है निर्माण करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट बोर्ड। किसका काम करेगी? रिक्वायरमेंट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या जिस भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है, जो चयनित करने वाले जो बोर्ड होते हैं, उनको निर्माण करने का काम कौन करेगा? सेक्शन 29B। अच्छा, इस बोर्ड के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसके अंदर कौन पर्सन होंगे? एक तो होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? चेयरमैन। और 2 होंगे सदस्य। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, बनाया जाता है किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के लिए। उसके अंदर कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एक अध्यक्ष होगा और 2 क्या होंगे? सदस्य। अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन, सदस्य का मतलब मेंबर। ठीक है। अब है सेक्शन 30। क्या है? रिमूवल ऑफ कमिटी और मेंबर्स देयरफॉर। ठीक है। कोई भी कमिटी है, कोई भी मेंबर्स हैं, उनको रिमूव करने का काम किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर रिमूव करना है कमिटी को या मेंबर्स को, तो वो कौन कहता है? सेक्शन 30 के तहत आपको पावर मिलेगी। ठीक है। तो क्या है सेक्शन 30? कोई भी एपेक्स बैंक की कमेटी है उसको रिमूव करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। एपेक्स बैंक की कमेटी को स्टेट गवर्नमेंट पावर करती है कि आप क्या कर सकते हो? इसी कमेटी को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल बैंक कमेटी के लिए। क्या है? अगर आपको सेंट्रल बैंक की कमेटी है उसको रिमूव करना है तो किसके पास पावर मिलेगी? रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ राजस्थान के पास। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान है उसके अंदर जो रजिस्ट्रार है उनको ये पावर दी जाती है कि आप सेंट्रल बैंक कमेटी को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, पैक्स आ गए। तो प्राइमरी सोसाइटी को अगर आपने रिमूव करना है तो किसके पास पावर मिलेगी? जोनल रजिस्ट्रार के पास। जोनल रजिस्ट्रार, प्राइमरी सोसाइटी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको मिलेगी? सेंट्रल बैंक को। और स्टेट गवर्नमेंट किसको करेगी? एपेक्स बैंक को क्या करेगी? रिमूव कर सकती है। ये 3 पावर्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो सके? राइट हो सके। फिर आता है कि गवर्नमेंट जब भी क्या करेगी या किसी भी क्या कर सकता है, कोई पर्सन है जो कोई भी कमेटी जो है वो रिमूव हो चुकी है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी जो सेवाकृत आदमी है जो सरकार में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट को एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक के तौर पे क्या है? काम दिया जाएगा। किस काम के लिए? टू मैनेज, ताकि वो मैनेज कर सके अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी के तरीके से काम है, जो भी सोसाइटी की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को, सभी कामों को सुलझाने का काम, सभी कामों को पूरा करने का काम कौन करती है? एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। और इसको नियुक्त कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट को नियुक्त कौन करेगी? गवर्नमेंट ही करेगी। और वो एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके से क्या रहेगा? काम करेगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहीं ना कहीं किसके कंट्रोल में होगा? रजिस्ट्रार के कंट्रोल में होगा। ठीक है। हमारे लिए तो क्या है? रजिस्ट्रार है वही एक तरीके से भगवान है। किसके लिए? सोसाइटीज़ के लिए।
तो इन भगवान के नीचे क्या रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के कंट्रोल में कौन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। इतनी सी बात थी सेक्शन 30। समझ रहे हो आप? फिर है सेक्शन 30A, क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ द रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार है उसके भी कुछ ना कुछ दायित्व है। टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द RBI, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सभी बातों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। RBI ऑफ इंडियाज रेगुलेशन प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, जो भी RBI नियम क्या करेगा, पालन करने के लिए बोलेगा, वो किसको मानने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार को मानने पड़ेंगे। RBI के नियमांक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की बाधाएं, ठीक है, जो भी बाधाएं हैं वो किसको करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी जो बातें हैं वो सब बातें जो हैं, अगर मान लो कोई भी RBI आदेश देता है तो वो 1 माह के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर क्या है, जो रजिस्ट्रार है उसको ये बातें माननी पड़ेगी। कौन कहेगा, RBI देगा, आदेश देगा किसको देगा, रजिस्ट्रार को आदेश देगा। ठीक है, तो RBI के आदेशों या सिफारिशों को 1 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। अगर RBI ने कह दिया कि कोई समिति है जो उसको क्या कर दिया, वाउंड अप कर दिया, समाप्त कर दिया, तो एक लिक्विडेटर को बनाया जाए, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए। तो RBI ने ये बात बोली और रजिस्ट्रार को ये बात बोली, तो रजिस्ट्रार उसको 1 महीने के अंदर अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर क्या करेगा, उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो RBI कोई भी बात बोलेगा तो उसको 1 मंथ के अंदर अंदर कहीं ना कहीं लागू करना है। ये बात आपको हर जगह क्या होगी, बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, हर बात को लागू करना है। अब RBI कुछ भी बोले वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है खाली 1 मंथ। ठीक है, अगर एपेक्स बैंक और कोई भी सेंट्रल बैंक के CEO को रिमूव करना है, क्या करना है, RBI ने कह दिया कि इस सेंट्रल बैंक के या फिर इस एपेक्स बैंक के CEO को रिमूव करो, किसको बोला, रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार रिमूव कर देगा। और कितने मंथ के अंदर करेगा, 1 मंथ के अंदर अंदर कर देगा। ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ अनक्वालिफाइड मेंबर, किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो अनक्वालिफाइड है, क्या है, अनक्वालिफाइड है, तो उसको भी रिमूव करना है 1 मंथ के अंदर अंदर। कौन सी जो सेक्शन है जो ये पावर देगा उसको, सेक्शन 27(2)(a, ठीक है, सेक्शन 27(2)(a, सेक्शन 27 के अंदर ये नियमित लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन है जो अनक्वालिफाइड है तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है। और इसको पावर कौन देगा, RBI पावर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर आता है सेक्शन 30B, क्या है, ऑटोनॉमी इन ऑन फाइनेंशियल एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, क्या है, कोई भी ऐसी वित्तीय और आंतरिक प्रशासन मामलों पर स्वतः है। अगर मान लो कोई भी आपका फाइनेंशियल और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी सोसाइटी जो है उसके अंदर आपके निजी मामले हैं, किसके अंदर, फाइनेंशियल के अंदर, या आपकी सोसाइटी के कुछ निजी मामले हैं, उसके अंदर आपको स्वतंत्रता है, आप अपने अधिकार खुद कर सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर आप कुछ निर्णय लेना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। सब बातें आपके अपने हिसाब से क्या हो सकती हैं, लागू हो सकती है। ये पावर आपको कौन दे रहा है, 30B पावर देगा। ठीक है, ऑटोनॉमी है, आप अपने तरीके से, खुद की तरीके से जो नियम है वो क्या कर सकते हो, लागू कर सकते हो। इसके अंदर एक पॉइंट और दिया है कि कोई भी शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होगी, कोई भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट सोसाइटी होगी, उसको रजिस्ट्रार की शर्तों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म है तो बात को मानना पड़ेगा, क्या होगी, रजिस्ट्रार के अधीन होगी। लॉन्ग टर्म को इतना मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद के नियम को चला सकती है, पर शॉर्ट टर्म को सभी बातें किसकी माननी पड़ेगी, रजिस्ट्रार की बातें माननी पड़ेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 30C, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द टर्म ऑफ द कमिटी। कोई कमेटी है, उसका टर्म था, वो टर्म क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके टर्म कंप्लीट होने के बाद किसी पर्सन को अपॉइंट करना है। कौन होगा वो पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। तो समिति की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासक को क्या करना है, नियुक्त करना है। प्रशासक क्या करेगा, इलेक्शन कराने का काम करेगा, और जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते तब तक क्या करेगा, समिति को संभालने का काम करेगा। कौन करेगा, प्रशासक। ठीक है, तो क्या बातें हैं इसके अंदर। अब ये जो कंप्लीटेशन है, जो सोसाइटी समाप्त हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ये 2 टर्म के अंदर कंप्लीट हो सकती है। या तो क्या है, कोई पर्सन है या तो कोई भी कमेटी है जो क्या है, एक्सपायर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, एकदम कंप्लीट हो चुकी है, उसका टाइम खत्म हो चुका है। या फिर वो जो कमेटी है वो क्या हो चुकी है, इलेक्शन कराने से क्या है, चूक चुकी है। वो जो कमेटी है खुद इलेक्शन नहीं करा पा रही, तो एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया जाएगा और वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कराएगा, इलेक्शन कराने का काम करेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन कराएगा, इलेक्शन करवाने का काम करेगा, और जो समिति जो है उसके जो एक्सपायरेशन है, जो उसका टेन्योर खत्म हो चुका है, उसको संभालने का काम भी कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। फिर आता है सेक्शन 31 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिंग पोजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपके कहीं ना कहीं जो अभिलेख है, उनको सिक्योर करके रखना है, उनको संभाल के रखना है।
आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से आपको सभी रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना है। अगर आपके बाद में कोई पर्सन आता है तो उसको एक तरीके से क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये सब कौन बातें बोलता है, 31 बातें बता रहा है। रिकॉर्ड्स ट्रांसफर CEO टू CEO। कोई नया CEO आया तो पुराना CEO नए CEO क्या करेगा, अपनी सारी चीज़ें एक तरीके से सारे रिकॉर्ड्स क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। अगर CEO नहीं आता है, ठीक है, या फिर कोई CEO नहीं है तो CEO की जगह क्या करेगा, जो सेक्रेटरी है, जो भी सचिव है, उस सचिव क्या करेगा, सारी चीज़ें क्या कर देगा, पहुंचा देगा। क्या चीज़ें, रिकॉर्ड्स वगैरह। अगर CEO नहीं है तो सेक्रेटरी को पहुंचा देगा। अगर सेक्रेटरी भी नहीं है तो चेयरमैन जो है, जो अध्यक्ष है, वो चेयरमैन क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स पहुंचाने का काम कौन करेगा, जो पुराना CEO है वो ये काम करेगा। अगर हो सकता है जो पुराना CEO है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, या फिर जो पुराना CEO है उसकी डेथ हो जाती है, किसी भी कारण से पुराना CEO जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, अपने जो तरीके से क्या कर रहा है, सारा जो अपना जो अधिकार है वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो नए CEO को देगा। नई CEO नहीं है तो सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी नहीं है तो चेयरमैन को देगा। अगर मान लो ऐसा केस बन जाता है कि जो सेक्शन 31 के तहत सोसाइटी वाउंड अप हो जाती है तो चेयरमैन भी नहीं है, तो चेयरमैन के बदले वो किसको देगा, लिक्विडेटर को ये चीज़ें पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि अधिकारी कौन बन जाएगा उस समय, लिक्विडेटर बन जाएगा। तो सारे के सारे अधिकार जो है वो किसके पास होंगे, लिक्विडेटर के पास। लिक्विडेटर को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स पहुंचाने का काम कौन करेगा, CEO करेगा, या फिर जो भी उस समय उस सोसाइटी का अधिकार पाया हुआ है वो क्या करेगा, लिक्विडेटर को सारे रिकॉर्ड्स पहुंचा देगा। ठीक है, सिंपल है। अब है हमारा आज का लास्ट पॉइंट, क्या है, अगर कोई CEO, कोई भी CEO XYZ, हमें नहीं पता कैसा है, कौन है, क्या है, छोड़ दो उसको, कोई भी CEO है वो अपना चार्ज देने से मना कर दे कि मैं तो अपने रिकॉर्ड्स नहीं दूंगा, तब जो नया जो CEO है या जो भी नई पोस्ट पे जो पर्सन है वो क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जज होते हैं उनके पास जाएगा। कौन से जज के पास, फर्स्ट क्लास जज के पास। ठीक है, और उनको जाके आवेदन करेगा कि ऐसा मेरा केस है, जो पुराना CEO है वो मुझे क्या नहीं कर रहा, मेरे रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा, तो मुझे ऐसी आपकी हेल्प चाहिए। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी SI रैंक का जो पर्सन है, SI रैंक का जो पुलिस है, उसको रिकॉर्ड्स लेने के लिए क्या करेगा, आदेश देगा कि आप जाइए, वो जो रिकॉर्ड्स है उनको सीज कर दिए और नए CEO को ये चीज़ें सौंप दीजिए। ठीक है, तो SI रैंक का पर्सन जाएगा और 2-3 लोगों को साथ में लेकर जाएगा और कहीं ना कहीं क्या है, जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सीज करके नए CEO को सौंप देगा। नए CEO अपनी जो ट्रांसफ़र होने की जो चीज़ें हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने प्राप्त कर लेगा और प्राप्त करने के बाद अपनी पोस्ट को संभाल लेगा। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो गए, हमारे रिकॉर्ड्स भी कंप्लीट हो गए और ये जो सोसाइटी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सभी सेक्शन आपको समझ आए होंगे। कमेंट सेक्शन, मैंने फिर से कहता हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड बाय।